हेलो, कोई बात नहीं। आज हम ऐसे ही लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट रिवीजन लेट मी फर्स्ट डू द रिवीजन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको करण? काफी मिसकम्युनिकेशन हुई। जब यूज ग्रुप था तब हाँ, काफी मिसकम्युनिकेशन हुई, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। मैंने कल वो मैम से बात की थी, तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा करती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं ही बात करूंगा सर से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको कितना समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया लास्ट लेक्चर में, वो बोलिए तो मैं आपको रिवीजन करके देता हूँ पूरा। आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। रिवीजन रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। पूरा रिवीजन करवा दो ऐसा। हाँ सर। ओके, तो स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर देते हैं हम। सबसे पहले तो फिर मुझे पीपीटी ऑन करनी पड़ेगी। एक मिनट, आई विल जस्ट शेयर माय पीपीटी। मुझे बस आप मुझे वो बताते रहिए कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है पीपीटी में, वो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन आ रही है? चेक नाउ। अब आ रही है? हेलो। ओके, शायद मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से। आई होप सर आपको आ रही है। तो हमने पहले जहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। कोई भी आइडिया है, कोई भी ड्राइंग है, कोई भी हमारी फीलिंग है, उसको एक दूसरे को एक्सप्रेस करने या कम्युनिकेट करने के लिए एक हम ड्राइंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। ये लैंग्वेज इंजीनियरिंग टू इंजीनियरिंग, वन इंजीनियर टू सेकंड इंजीनियर, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है टू कम्युनिकेट। इसमें आप नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली ड्राइंग करके हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निकल डिटेल्स विदाउट अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो इंजीनियर्स के लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। एक दूसरे को हम कोई भी रियल थिंग, हमारा कोई आइडिया हो हमारे पास या प्रपोज डिज़ाइन हो, उसको हम एक दूसरे इंजीनियर को हम दिखा सकते हैं और उसकी हेल्प की मदद से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? अब नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते क्या है, कोई हमारे पास एक ऐसा शीट है, उसको अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करके उसको मैं तीन प्लेन बनाता हूँ, एक्स वाई एंड जेड प्लेन। तीनों के प्लेन के बीच में एक मेरा ऑब्जेक्ट रखता हूँ। देन उसकी जो मिरर इमेजेस बनेगी, फॉर एग्जांपल साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड फॉर टॉप व्यू, वो उसको अगर मैं शीट पे लेके, प्लेन शीट पे, एंड दूसरे इंजीनियर को अगर मैं देता हूँ, देन वो इंजीनियर वो शीट के ड्राइंग जो है उसको देख के पूरा 3D ऑब्जेक्ट वापस से मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का फायदा है, राइट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, राइट? यस। ओके, तो आई थिंक वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है मेन, वो आपने लिख लिया है, राइट? बट उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग,
एरोडायनेमिक्स, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, कोई भी कंस्ट्रक्शंस है, उसकी डिज़ाइंस जो बनाते हैं ब्लूप्रिंट्स, उसके लिए उसका यूज़ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं नॉर्मली। अभी तक इसमें से आपके घर पे जितने हो उतने का यूज़ करना है आपको। अगर आपके आसपास कोई स्टेशनरी ओपन है देन जो आपको ज़रूरत है वो इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो। इन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, पिन, क्लिप, एडेसिव टेप, पेंसिल, डी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, ड्राफ्टर, रोलिंग स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, कंपास, इरेजर, सर्कल मास्टर, ये सब का यूज़ भी आपको मैंने बताया था, राइट? वो आपको समझ में आ गया पूरा यूज़, या किसी में डाउट है? ओके। Let us see. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, जिसमें स्पेशल पब्लिकेशन है SP46। इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स है जो कुछ इस तरीके से सबके स्टैंडर्ड्स होते हैं। ड्राइंग बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसके भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ द पेपर, ड्राइंग शीट जो A4, A2, A1 साइज़ की हम शीट यूज़ करते हैं वो कितनी साइज़ की होनी चाहिए उसके भी स्टैंडर्ड्स है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके भी स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर 1 ईच उसका एग्जैक्ट एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई 1 सेंटीमीटर मीन्स इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक स्केल उठाओ उसमें 1 सेंटीमीटर बड़ा दिख रहा है, दूसरी स्केल उठाओ 1 सेंटीमीटर छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब में सेम डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर्स के गैप रहेंगे, राइट? लाइक दिस स्केल लाइन लेटरिंग करने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ मेथड्स, डायमेंशनिंग के लिए भी उसका बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं ड्राइंग बोर्ड्स तो उसके 4 साइज अवेलेबल है, D0, D1, D2 एंड D3। नॉर्मली D0 जो है वो A0 साइज़ की सीट के लिए यूज़ होता है, D1 जो है वो A1 साइज़ की, D2 है वो A2, D3 जो है वो A3, A4, A5, A6 जो भी हम पेपर यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम जो प्रिंट निकालते हैं या हमारी बुक्स होती है उसमें A4 साइज़ का पेपर यूज़ होता है। उसके बाद है पेंसिल्स की अगर बात करें तो मैंने बोला था H 8B से 10H तक की अलग अलग पेंसिल्स रहती है। हम नॉर्मली HB पेंसिल जो हमारी नटराज की पेंसिल आती है वो HB होती है, राइट? एंड 3 टाइप के होते हैं, वेरी सॉफ्ट, मीडियम एंड वेरी हार्ड। बी में जितना आगे जाएंगे वो सॉफ्टर होती जाएगी एंड एच में जितना हम हार्डर जाएंगे वो हार्डर होती जाएगी पेंसिल। पेंसिल जितनी हार्ड है उतना उसका जो लिखाई होती है वो डार्कर होती है, राइट? देन वी कम टू ड्राइंग शीट्स। A4, A3, A2, A1, A0 किस तरीके से होती है और उसके क्या क्या डायमेंशंस है वो यहाँ पे मेंशन किए है। और नॉर्मली A0 की और A1 शीट रहती है वो एक दूसरे से एग्जैक्ट हाफ होती है। A0 को हाफ करो तो A1 बनती है, A1 को हाफ करो A2 बनती है, A2 को हाफ करो A3 बनती है और A3 को हाफ करो A4 बनती है, राइट? लेटर्स की बात करते हैं तो उसके 20 तरीके से डायमेंशन है जो मैंने पहले से ही बोला था। लिखने के लिए स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ओके? बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइन्स, राइट? टाइप्स ऑफ लाइन में हमने बहुत सारे टाइप्स Next. देखे थे। नॉर्मली 8 टाइप्स ऑफ लाइन है जो यूजुअली यूज़ होते हैं। फर्स्ट है विजिबल कंटिन्यूस थिक लाइन जो है वो विजिबल आउटलाइंस के लिए यूज़ होता है। कंटिन्यूस थीन लाइन जो डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, उस सब लाइंस के लिए यूज़ होती है कंटिन्यूस थीन लाइन। वेवी लाइन जो है वो इरेग्युलर बाउंड्रीज लाइन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट डैशेड मीडियम लाइन जो होती है वो हिडन लाइंस या एजेस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग चेन थीन लाइन जो है वो सेंटर लाइन, लोकस लाइन उस सब की लिए हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग चेन लाइन विथ थिक एंड्स, चेन लाइन ही है बट दोनों साइड के एंड जो है वो थिक रहते हैं तो कटिंग प्लेन लाइन से। कटिंग प्लेन लाइन क्या है तो हम बाद में समझाऊंगा मैं आपको जब ड्राइंग में उसका यूज़ आएगा। अब उसके बाद है लॉन्ग चेन थिक एंड रूलेड लाइंस।
ये जिगजैग लाइन जो है आपने ग्राफ्स में देखे ही होंगे नॉर्मली, कि ग्राफ में आपको जिगजैग लाइंस जो रहती है वो आपको दिखती है। अगर हम और आगे बढ़े तो उसके बाद हमें डायमेंशनिंग देखा था। डायमेंशनिंग मेथड में उसकी डेफिनेशन कि डायमेंशनिंग में नॉर्मली 5 चीज़ को मेन यूज़ होता है: एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन नंबर, लीडर लाइन एंड नॉन्स, राइट। उसमें हमने देखा था कि किसका किसका क्या क्या यूजेस है। डायमेंशन नंबर को देने के लिए दो मेथड्स है, एक अलाइन मेथड्स एंड एक यूनिडायरेक्शनल मेथड, राइट। अलाइन मेथड की अगर बात करते हैं तो बॉटम साइड एंड राइट साइड बोथ साइड से हम देखेंगे शीट को तो हम उसको देख सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल मेथड में सिर्फ बॉटम साइड ऑफ द ड्राइंग शीट से ही हम सारे डायमेंशन को स्ट्रेटली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है दोनों मेथड का। अलाइन मेथड में देखो डायमेंशन लाइन के अलोंग में नंबर्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बट इन यूनिडायरेक्शनल मेथड ओनली फ्रॉम द बॉटम साइड, सारे स्ट्रेट दिखेंगे ओनली फ्रॉम बॉटम साइड, राइट। ये एक सेकंड एग्जांपल है, सेम लाइक प्रीवियस वन विथ एंगल्स एंड डिग्रीज। उसके बाद हमने देखा था कि डायमेंशन देने के लिए क्या क्या रूल्स हैं नॉर्मली। आर्क बनाने के लिए फिलेट, राउंड, सिलेंडर, स्मॉल होल्स, बिग होल्स, लार्जर होल्स, उसकी मिस्टेक और कॉमन प्रैक्टिसेस क्या क्या है, किस तरीके से हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे ड्राइंग हम करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि डायमेंशनिंग किस तरीके से किया जाता है, राइट। ये मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद किया था जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, राइट। अब उसमें जस्ट सेकंड मैं वापस से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको सॉरी ड्राइंग शीट जो है वो दिख रही है, राइट। तो अभी मैं फर्स्ट पेज से आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, कि किस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं कोई लाइन ए बी का, राइट। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अच्छे से? यस सर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से बनाते हैं। याद है या फिर वापस से समझाऊँ सेम चीज़ आपको? सर ये याद याद है। फिर हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि एंगल्स जो है वो कंपास से किस तरीके से बनते हैं, राइट। तो मैं वापस आपको नहीं यहाँ पे समझा सकता हूँ। एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जांपल कोई लाइन में यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, राइट। अब मेरे पास कंपास है ये। सो अब मैं कोई सा भी एक डिस्टेंस लेके ये जो हमारी लाइन है उसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ ए एंड बी, राइट। सो लास्ट टाइम हमने बी से स्टार्ट किया था, इस बार हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए को सेंटर बना के ए पार्ट पॉइंट को मैं सेंटर बना के एक सेमी सर्कल बना रहा हूँ कोई भी रैंडम डिस्टेंस पे, एनी रैंडम डिस्टेंस पे, राइट, जो इस लाइन ए बी को कट कर रहा है। ओके, अब
ये जो यहाँ पे कट हुआ है उसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ C, और ये जो C पॉइंट है सेम डिस्टेंस मुझे चेंज नहीं करना है, सेम डिस्टेंस को यहाँ C पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है, मेक अ आर्क with the take point C as a center on semicircle, right? So we get here a new point. Let's say this point is a D point, right? अब point A and point D को join कर लिया like this. So this angle is a 60-degree angle. अब बिना प्रोटेक्टर का यूज़ किए या कौन माप आप जिसको बोलते हो उसका यूज़ किए 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं, राइट? देन सेम, अगर if I want to make a 30-degree angle, then what we have to do, just same dimension, do not change the measurement of compass or in between distance from these 2 points. Take a center C and mark arc anywhere in the open area, right? Then with the same distance, taking center point as a D and mark one arc like this. चेक कर लेता हूँ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ ना, सेम. Then we got one new point, let's say point E. Then join these both points. So this angle is a 30-degree angle, right? अब देखेंगे, we have also here one good point, let's say point F. If I want to make 15-degree angle, 15, then with the same distance on the compass, take a center point C and mark one arc in the random space. Take point F as a center. Just a second. Okay. Take point F as a center and mark a line. Right? Then we got new point. Let's say this point is G. And then we are joining point G with point A like this. So this angle of GAB is 15 degree, right? If I want to make 45-degree angle, then what I have to do, I am taking once again a compass, taking center point F and mark at a random position. Then take same center point D and with the same distance mark distance again, right? Then we got next point. Let's say this point is I. So if I join point A and point I, then this bigger angle is of 45 degree, right? यहाँ से कैसे इस तरीके से मैं दे सकता हूँ आपको. This angle is 45 degree. Now, these are the different forms. So we use energy. We use energy C.
लेट्स चेक। हम देखते हैं कि हमने जो एंगल्स बनाए हैं वो एग्जैक्टली सही एंगल्स बनाए हैं या गलत एंगल बनाए हैं, राइट। तो मैं पॉइंट ए को यहाँ पे सेंटर पे रखता हूँ और प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम चेक करते हैं कि हमने जो एंगल्स बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो मेरी फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे वो 60 डिग्री एंगल है एग्जैक्टली। देन दिस वन इज अ 45 डिग्री एंगल, लास्ट टाइम हमने बनाया। दिस वन इज अ 30 डिग्री एंगल एग्जैक्ट, दिख रहा है। एंड लास्ट वन इज अ 15 डिग्री एंगल। आई होप आपको एंगल्स जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे अंदर लिखे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब समझ में आ कैन गया। यू रिपीट 15 15 एंड 45? 45, ओके। 60 एंड 30 आपको पता चल गया है, राइट। Yep. Then 30 is what? Half of 60 degree. If you make the 30 degree angle, this one, EAB, then you have to, what you have to do? Make C, sorry, make a C point as a center and make a arc, and F point as a center and make a arc. If so, देखो यहाँ पे अगर आपको 60 डिग्री एंगल है आपके पास और उसका एग्जैक्ट हाफ बनाते हो आप 60 डिग्री से, तो 30 बनेगा। सेम अगर 30 से हाफ करोगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगा, राइट। Yes. समझ। एंड अगर 30 और 60 के बीच में अगर बना रहे हो आर्क, देन वो 45 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा मुझे मिला है ये 60 मिला है और ये बड़ा वाला 45, दिस वन इज अ 60 एंड दिस वन इज अ 45, दिस इज 30 एंड दिस इज 50, राइट। सो इफ आई मेक विथ ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मुझे मिले हैं, I am squaring this both point. ये जो both points है वो एक 60 डिग्री एंगल पे है और एक 45 डिग्री एंगल पे है, राइट। अगर उसको दोनों को सेंटर रख के कैसे इस तरीके से आर्क बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने बनाई थी कंपास से, एंड अगर उसको मैं ज्वाइन करता हूँ रेंडमली, अभी ये ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही रेंडमली ज्वाइन करता हूँ, देन ये जो एंगल है वो मुझे कितना मिलेगा, ये जो बोथ एंगल है उसके हाफ एंगल मिलेगा उसका। फिर एग्जैक्टली वो कौन सा एंगल हो गया, 52.5, 45 एंड 60 का एग्जैक्टली सेंटर क्या होगा, हाफ 52.5। ऐसे ही अगर मैं 30 और 15 के बीच में कोई बना रहा हूँ, ये 13 वाला और ये 15 वाला, मैं राउंड कर रहा हूँ दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 22.5। अगर मैं 15 और ये 0 वाली लाइन जो है उसको मैं अगर कर रहा हूँ, देन मुझे यहाँ पे कितना एंगल मिलेगा, 7.5 एंगल। तो 7.5 का भी हाफ करूँगा, देन 3.75। समझ में आ रहा है। आप समझ गए वो पॉइंट, एग्जैक्टली जो एंगल्स बना रहे हैं वो हाफ हाफ होते जा रहे हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Let's say I have one random circle like this. मैं यहाँ पे एक random circle बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी रेडियस क्या है। I don't know the radius of this circle, right? ये जो मेजरमेंट किया है उसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, हिलाता नहीं हूँ। एंड देन मैं इसका सेंटर पॉइंट है उसको मार्क कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ सेंटर पॉइंट O।
दिख रहा है? इफ मुझे कोई बोल रहा है यू हैव टू मेक 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल, ईच पार्ट इज इक्वल टू ईच अदर, राइट? You have to make 12 equal parts of this सर्कल, राइट? इस सर्कल के हमें 12 इक्वल पार्ट्स बनाने, तो कैसे बना पाएंगे वो आज हम सीखेंगे, राइट? So first of all, from the center point O, you have to make one horizontal line, like this, right? Then give here point A and point B. Then आपको पता है कि अगर मुझे 60 डिग्री एंगल चाहिए तो सेम डिस्टेंस को रख के मैं अगर B पॉइंट को, जो ये हमारा पॉइंट O एंड पॉइंट B का जो डिस्टेंस है उसको मैं सेम रखता हूँ जो हमारी रेडियस है सर्कल की, and then point B taking B point as a center and marking one arc or at the top side of the circle and at the bottom side of the circle. Okay, same procedure from point A, taking point A as a center, one arc at the top side of the circle and one arc at the bottom side of the circle, right? So we get 4 different points here. Then let's join them via point O. Point O को सेंटर रखते हुए मैं इन दोनों पॉइंट्स जो मुझे मिले नहीं हैं इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. One point is like this and second point is like this. So I have 6 parts of the circle, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हमें 12 पार्ट्स चाहिए तो हम किस तरीके से बनाएंगे? इनके अगर एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस पे हम एक एक लाइन और खींचेंगे 6 पार्ट के बीच में तो हमें एग्जैक्टली 12 पार्ट्स मिल जाएंगे. तो आपको पता है कि कोई का अगर जो हमें दो एंगल है उसके बीच का एंगल जो 30 डिग्री एंगल पे होना चाहिए उसको अगर हमें चाहिए तो हम किस तरीके से लेना है. फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट का लेता हूँ पॉइंट ए से, ये जो हमारे नए पॉइंट पहले बने उसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ, right? So taking point say with the same any random distance, taking point F as a center, then marking one random arc at outside. With the same distance, taking point A as a center, with the same distance, taking point A as a center, marking one line arc. So हमें एक नया एक और पॉइंट मिल जाएगा, right? Same procedure for point C and point A. Point C से एक random arc मार रहा हूँ with the taking same distance. I am taking point A as a center and marking one arc like this, right? And same procedure for B and C part. मैं इस तरीके से सारे जो पॉइंट है उसके बीच में मैं आर्क बना रहा हूँ. यहाँ पे अभी छोड़ रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, वो पॉइंट मुझे ऐसे ही मिल जाएगा. सो नाउ पॉइंट O को सेंटर रख के अगर ये जो मुझे नए पॉइंट्स मिले उसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ सबको, मैं यहाँ से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ,
मैं सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, लाइक दिस। On the bottom I add one point and center point O, दोनों को मिला के एक और लाइन खींच सकता हूँ, and then this point and this point दोनों को रख के ऐसी लाइन बनती है जो सेंटर पॉइंट O में से पास हो रही है, राइट। तो ये जो मुझे पार्ट मिले हैं, अगर मैं इसको गिनता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये 12 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे सर्कल के। Without any angle we made 12 equal parts of this circle, right? But for example, मुझे अगर कोई बोल रहा है मुझे 12 इक्वल पार्ट्स नहीं चाहिए, I want 9 equal parts or 8 equal parts. Let's just take 8 equal parts of any circle. मैंने यहाँ अभी तक ये भी नहीं देखा है कि इस सर्कल की रेडियस क्या है, मुझे वो भी नहीं पता है, मैंने मेजर ही नहीं किया, राइट, विदाउट मेजरिंग इट। सो वापस एक मैं रैंडम एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, रैंडम डायमीटर वाला। अब इस सर्कल के मुझे एग्जैक्टली 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, राइट। So first of all, I am marking point center with O point, right? So now first of all I have to make this horizontal line marking with point A and point B, right? See, here we have to make 12 equal parts of the circle, so we take 30 30 30 30 degree distance, and now here we have to make 8 equal parts. So for 8 equal parts अगर मैं देखूँ कि ये पूरा सर्कल अगर फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ तो उसमें कितना होगा 360 डिग्री, उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 8 इक्वल पार्ट्स में, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर एग्जैक्टली 8 4 जा 32 4 48 5 जा 40 0 0, मुझे हर एक पार्ट 40 डिग्री 45 डिग्री का मिलेगा, राइट। इसमें जो मुझे हर एक पार्ट मिल रहा था वो फॉर एग्जांपल सेम कर रहा हूँ 360 डिवाइड बाई 12, देन मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 30 डिग्री। तो हमने ये जो एक एक पार्ट दिखाया है वो 30 डिग्री का है, सारे के सारे पार्ट 30 डिग्री के। सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 45 डिग्री के लाइंस बनाने पड़ेंगे। तो अगर ऐसे मैं कर सकता हूँ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एग्जैक्ट वर्टिकल 90 डिग्री का एंगल बना के एक मैं वर्टिकल लाइन बना दूँ और उस पार्ट के हाफ डिस्टेंस करूँ तो मुझे 45 डिग्री के पार्ट्स मिल जाएंगे, राइट। सो हमने पहले ही पढ़ा था किसी लाइन का अगर मुझे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम क्या करेंगे, तो जो लाइन है उसका कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उसको सेंटर रखेंगे एंड एनी रैंडम डिस्टेंस बिगर देन द हाफ ऑफ दिस लाइन, लाइन से बड़ा नहीं बट लाइन की जो हाफ डिस्टेंस होता है उससे थोड़ा बड़ा लेके कोई मैं एक रैंडम आर्क लगा रहा हूँ, वन एट टॉप साइड वन एट बॉटम साइड। With the same distance I am making again arc with the point A at one arc at top and one arc at bottom side, right? If I'll join this both points, मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, सर्कल के अंदर ही रख रहा हूँ उसको, राइट। तो मुझे ये जो मिल रहा है एग्जैक्टली
90 डिग्री डिस्टेंस मिलेगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका हाफ करना है। तो हाफ हमें पता है, फिर सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ, दिस वन पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी, राइट। सो इजी रहेगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पॉइंट बी से या पॉइंट डी से। पॉइंट डी को सेंटर रख के मैं कोई एक रैंडम डिस्टेंस पे वापस आर्क मार रहा हूँ। Then with the same distance, taking point B as a center, I am making one arc here. And same procedure for point A and point D. Taking point D as a center and one arc as taking point A as a center. Right? तो दो आर्क मुझे मिल गई है। Then taking point O as and joining this new point, we are getting this 45 degree circle. If you check this, this will be a 45 degree line. Let's check with the protector. इसको अगर यहाँ रखता हूँ, देखिए this one is 45 degree exact. Sorry, मिल रहा है exact 45 degree line. So we learn how to make a 12 equal parts of any circle and how to make 8 equal parts of any circle, right? Now if I have any random line, for example like this, I don't know the distance of this line and I am giving point A and point B. यहाँ तक आप सब समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना? No. Okay. So this one is the last one. मेरे पास एक लाइन है जिसका मुझे डिस्टेंस नहीं पता कितना है, मैंने मेजर भी नहीं किया। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे इस लाइन के 9 इक्वल पार्ट्स करने विदाउट मेजरिंग दिस लाइन, इसका डिस्टेंस मुझे पता नहीं करना है कितना है, मुझे जानना भी नहीं है, उसके बिना मुझे इस लाइन के इक्वली 9 पार्ट बनाने हैं। तो हम कैसे इसके लाइन के इक्वल 9 पार्ट्स बनेंगे वो आज सीखते हैं। Not only 9 parts, we can make any number of parts of this line with equal distance. Equal हम पार्ट्स तो बना सकते हैं, बट इक्वल डिस्टेंस वाला वर्ड है ना, वो आता है ना तब प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, we will take one line like this. कोई भी एक रैंडम एंगल पे एक लाइन ले लूँगा। सॉरी, आपको शायद नहीं दिख रहा है, आई होप आप सबको सब दिख रहा है, राइट। रैंडम एंगल पे एक मैं लाइन ले रहा हूँ। देन टेकिंग एनी रैंडम डिस्टेंस, रैंडम एक डिस्टेंस मैंने सेट कर दिया है कंपास पे। कितने मुझे पार्ट बनाने हैं, 9 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो पॉइंट ए को एक बार सेंटर लेता हूँ एंड ये जो रैंडम एंगल पे लाइन बनाई है उसके ऊपर मैं मार्क करता हूँ एंड वो जो मार्क किया है उसको मैं 1 दे दूँगा, राइट। With the same distance, taking point 1 as a center and marking another point with the same distance, right? And I'll mark this on that. Like this, repeat this process. कहाँ तक रिपीट करनी है हमें, जितने पार्ट्स, अगर यहाँ पे 8 पार्ट्स चाहिए तो 8 बार रिपीट करनी है, अगर 9 पार्ट्स चाहिए तो 9 पार्ट। हमें यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस 9 टाइम, 3 then 4
6 7। यहाँ पे लाइन छोटी पड़ रही है तो मैं लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 9 पॉइंट मिलेगा। एक्सटेंड करके देख लेते कहाँ पे मिलेगा। तो कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस उठा के इक्वल पार्ट्स बना दो। फॉर एग्जांपल हमें 9 पार्ट्स चाहिए तो हमने 9 इक्वल पार्ट्स बना दिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है 9th वन, सॉरी, जो लास्ट पॉइंट है उसको और पॉइंट बी को ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट बी एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट जो हमारा लाइन का उसको ज्वाइन कर दीजिए एक दूसरे के साथ, राइट। अब उसके बाद पॉइंट आता है बी 8 पॉइंट। 8 पॉइंट से ऐसी एक लाइन बनानी है जो ये जो लाइन है उससे पैरेलल है। अब पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हम रोलर स्केल जो है उसका यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास just a second, pick the roller scale. This one is the roller scale, right? जिसमें एक रोलर होता है। तो रोलर स्केल का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रोलर स्केल को मैंने यहाँ से ऐसे पिक किया और ये जैसे ही ये मुझे एग्जैक्ट मुझे मिल जाता है लाइन, उसको क्या करेंगे हम, ये जो रोल है उसको टच करके हम उसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, राइट। और जैसे ही पॉइंट 8 आता है उसको रोक देंगे यहाँ पर पॉइंट 8, और पॉइंट 8 से सेम एक लाइन बना देंगे, राइट। फिर हम वापस रोल करते करते आगे जाएंगे। जैसे ही पॉइंट 7 आता है वापस एक लाइन बना देंगे। यहाँ पे थोड़ी छोटी जगह है तो वापस मैं अप कर लेता हूँ। 7 लाइन्स को वापस से ऐसे मैं मेज़र करता हूँ और वापस उसको रोल करते जा रहा हूँ मैं। जैसे ही पॉइंट 6 आता है वापस लाइन, मीन्स मुझे पैरेलल एक दूसरे से लाइंस जो मैं बना रहा हूँ वो एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ये जो सारी ग्रीन लाइंस है, राइट। तो मैं पैरेलल लाइंस बना देता हूँ। 0.5 से बन गई, अभी 0.4 से this one is the parallel line from point 4, this one is from point 4, 0.3, sorry, this one is from point 2 and last one is from point 8। तो हमारी ये पैरेलल लाइंस जो है एक दूसरे से बन गई। हमेशा याद रखना स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है स्टार्ट पॉइंट 9 से। पॉइंट 9 एंड लास्ट पॉइंट बी वो ज्वाइन करते हैं, देन पैरेलल लाइंस बनानी है सारी। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं सारे पॉइंट्स, राइट। अगर मैं यहाँ इसको मैं 0 डैश बोल रहा हूँ, दैट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश एंड 9 डैश। आप अगर देखेंगे यहाँ पे पॉइंट लाइन ए बी को मैंने एग्जैक्टली 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है उसको अगर हम स्केल से देखेंगे, यहाँ से देखो एग्जैक्टली अगर मैं देखना चाहूँ तो 19 सेंटीमीटर की ये लाइन है और ये सारे जो पॉइंट्स है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस सारे पॉइंट्स के बीच में। तो हमें इस लाइन ए बी का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो भी नहीं पता था, फिर भी हमने एग्जैक्टली इक्वल उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम कोई बोले कि 9 नहीं मुझे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम व्हाट वी हैव टू डू, एग्जैक्टली
make this line and go up to 7 and 7 पॉइंट को B से ज्वाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मुझे 9 की जगह पे अगर मुझे 7 इक्वल पार्ट्स चाहिए, then what we have to do is 7 को B पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। अभी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ एंड देन इसके बाद ये जो है उसको एग्जैक्टली ऐसे 6 पैरेलल लाइंस बना दीजिए। अलग अलग पॉइंट से तो ये जो नए पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने उसको 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया लाइन को इक्वली, राइट। तो हम कोई भी लाइन को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं उसकी मेजरमेंट के बिना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, अब किसी को अब तुझे कुछ डाउट है करण? देन यू कैन आस्क। कहीं पे डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ, उतना टफ नहीं था। ओके, टफ नहीं था, राइट। ये तो अभी स्टार्टिंग है। उसके बाद इन सब ये मैं सब इसलिए सिखा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब जब आगे हम जाके जो भी एग्जांपल्स या कोई भी सम सॉल्व करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसमें सब में सब चीज़ों का यूज़ आने वाला है कि भाई कोई सर्कल है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो फिर आगे बढ़ो। तो अब आपको पहले से ही नहीं पता कि एक कोई सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में या 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, तो फिर आप कैसे इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए मैंने ये ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शंस है जियोमेट्रिकल वो आपको सिखाया है, राइट। तो आप ये सब जो है अपनी स्केच बुक में ड्रॉ कर सकते हो। आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपको ये अगर आप थोड़े टाइम के बाद ये एग्जाम टाइम में इसको देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। Okay, right now I am stop recording this.